नमस्कार दोस्तों, जस्ट स्टार्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारी कहानी हर्यक वंश से स्टार्ट होकर के अब नंद वंश पर आ गई है। नंद वंश एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेकिन एक छोटा सा वंश है, जहाँ 344 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश का अंत होता है और महापद्म नंद ने नागवंश का अंत करके शिशुनाग वंश का अंत करके मगध की गद्दी पर बैठ गया था। महापद्म नंद एक बहुत ही शक्तिशाली योद्धा था। उसने तब तक के भारत की सबसे शक्तिशाली सेना का निर्माण किया और सबसे अधिक साम्राज्य का उसने अपना विस्तार किया। कहा जाता है कि जब नंद वंश चल रहा था, उसी समय भारत के पश्चिमी सीमा प्रांत पर सिकंदर ने आक्रमण किया था और सिकंदर की चंद्रगुप्त की कुछ अप्रत्यक्ष रूप से कुछ लड़ाइयों का भी जिक्र किया जाता है, लेकिन तब तक नंदवंश भारत में सुरक्षित था। सिकंदर की सेना से नंदवंश को कोई खतरा नहीं था। महापद्म नंद के बाद कुछ इतिहासकारों का मानना है कि महापद्म नंद के 8 पुत्र थे, जिन्होंने बारी बारी से शासन किया मगध पे, लेकिन प्रमाणों के आधार पर सबसे अंतिम शासक नंदवंश का घनानंद था। घनानंद के समय में ही चंद्रगुप्त मौर्य का उत्कर्ष होता है और अपने गुरु कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, तीनों एक ही नाम है, एक ही व्यक्ति के नाम है। कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त कभी कभी पूछ दिया जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में। इनकी सहायता से मगध की जनता को जागरूक करता है, वहाँ पे विद्रोह करता है, अपनी सेनाओं को छोटा छोटा गठन कर करके मगध में नंदवंश का अंत कर देता है और भारत में प्रथम शक्तिशाली साम्राज्य मौर्य साम्राज्य की स्थापना करता है 322 ईसा पूर्व में। तो दोस्तों, मौर्य वंश पर जाने से पहले हम एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमारा हर्यक वंश से शुरू हुआ था। हर्यक वंश में बिंबिसार से शुरू हुआ था, जो 544 ईसा पूर्व में नंद मगध की गद्दी पर बैठा हुआ था। वह एक शक्तिशाली राजा था। उसने अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए युद्ध और वैवाहिक संबंध दोनों स्थापित किए थे। 493 ईस्वी तक यह मगध की गद्दी पर बैठा। फिर उसके बाद उसका पुत्र अजातशत्रु, जिसने अपने पिता को 493 में गद्दी से हटाया और उनको कारागार में बंद करके उनकी हत्या करता है। उसके बाद वो मगध के सिंहासन बैठता है। इस तरह से मैंने बताया था आप लोगों को। अब मैं रिमाइंड करा देता हूँ। 493 से 461 ईसा पूर्व तक हर्यक वंश का शासन अजातशत्रु करता है। अजातशत्रु भी एक बहुत ही पराक्रमी और शक्तिशाली शासक था। इसने भी साम्राज्य विस्तार करने की दोनों नीतियाँ, युद्ध और अपने पिता की तरफ वैवाहिक संबंधों को अपनाया। अजातशत्रु के समय में ही 3 महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। पहला, 483 ईसा पूर्व में राजगृह की सप्तकर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन। दूसरा, 487 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण। और तीसरा, 468 ईसा पूर्व में महावीर को कैवल्य की प्राप्ति। मैं यहाँ पर और एक बार रिमाइंड करा देना चाहूँगा कि अजातशत्रु के पिता बिंबिसार महात्मा बुद्ध के समकालीन थे और उनके मित्र समान थे। उन्हीं से प्रभावित होकर के बिंबिसार ने बौद्ध धर्म को अपनाया था और उन्हीं महात्मा बुद्ध के एक विरोधी देवव्रत ने महात्मा बुद्ध के से ईर्ष्यावश अजातशत्रु को भड़का करके बिंबिसार की हत्या करवाई थी। अजातशत्रु के बाद मगध वंश का शासन जाता है हर्यक वंश में उदयन के पास। उदयन 461 से 445 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी में बैठता है। उदयन ने अपनी राजधानी आधुनिक पटना पाटलिपुत्र को स्थायी बनाता है। पाटलिपुत्र मगध की राजधानी बनने के बाद मगध की जो राजधानी थी प्राकृतिक रूप से बहुत ही सुरक्षित हो गई, जो कि मगध के अपराजय में सबसे बड़ा कारण था, क्योंकि गंगा और सोन नदी के
एक तट पर स्थित है, संगम तट पर स्थित है। दो तरफ से प्राकृतिक नदियों का, एक तरफ से पहाड़ी का एक प्राकृतिक दुर्ग बना हुआ था, जो कि उसको अन्य आक्रमणों से सुरक्षित रखता था, और एक तरफ पूरा खुला हुआ था जहाँ पर आराम से सुरक्षा व्यवस्था की जा सकती थी। इस हर्यक वंश के बाद, हर्यक वंश में ही और 3 शासक हुए उदयन के बाद, अनिरुद्ध, मंडक और नागदशक। नागदशक अंतिम शासक था, जिसकी हत्या करके शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। शिशुनाग वंश बहुत लंबा समय तक नहीं चलता है, 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व तक ही चलता है, जिसमें पहले 412 से शिशुनाग गद्दी पे बैठता है। कुछ लोगों का मानना था कि यह लक्ष्मी नरेश के यहाँ से लाई गई वेश्या से उत्पन्न पत्नी था। इतिहासकार इसे कुछ इधर नागदशक का भी पुत्र मानते हैं, और यह 394 ईसा पूर्व तक शासन करता है। 394 ईसा पूर्व के बाद इसका पुत्र कालाशोक, जिसे इतिहासकार काकवर्ण भी कहते हैं, 394 में मगध की गद्दी बैठता है, और 366 ईसा पूर्व तक यह शासन करता है। 28 साल शासन करने के बाद लगभग इसके शासनकाल में एक महत्वपूर्ण घटना घटती है, वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन। इस बौद्ध संगीत में 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन होता है। इस बौद्ध संगीत में बौद्ध मत स्थिविर और महासांगिक 2 गुटों में बढ़ जाता है। स्थिविर यानी स्थिर, जो महात्मा बुद्ध के पुराने अपरिवर्तनशील नियमों को मानने वाले थे, और महासांगिक जो थे वो समय के साथ बदलते हुए नियमों के मानने में यकीन रखते थे। बौद्ध साहित्यों के अनुसार कालाशोक के 10 पुत्र थे, जिन्होंने अगले 22 वर्षों तक मगध का शासन किया था, और 344 ईसा पूर्व में मगध को महापद्मनंद इनकी हत्या करके मगध में नंद वंश की स्थापना करता है। तो दोस्तों, ये हमारी कहानी जो मगध का राजवंश थी, हर्यक वंश से समाप्त हो, प्रारंभ होकर के नंद वंश पे ख़त्म हो जाती है। इसमें इसको बिल्कुल कहानी की तरह याद रखिए, इसमें कुछ भी नहीं है मुश्किल से। परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से 8-10 पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन आप कहानी याद रखेंगे तो वो आपको ढेर सारे क्वेश्चन और मिलेंगे। इसलिए मैं आपको कहूँगा हमारे चैनल बने रहें। कहानी के माध्यम से मैं आप लोगों को सारे इतिहास रटा दूंगा, अन्य विषयों को भी रटा दूंगा, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और लोगों को बताइए। जब ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो हमें और पढ़ने में और आपको पढ़ाने में मज़ा आएगा, और हमें और मोटिवेशन मिलेगा, जिससे हम आपको और भी अच्छी चीज़ें और भी चीज़ें आपको बताएंगे। कोई बात नहीं, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था। अभी है हमारा स्टेज 1 चल रहा है। स्टेज 1 में मैं आपको सारी कहानियाँ रटा दूंगा, और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो है मैं आपको याद दिलाऊंगा। जब हमारा स्टेज 2 चलेगा तो आपको एक एक चीज़, एक एक घटनाक्रम बिल्कुल पॉइंट वार, बिल्कुल डेट वार, बिल्कुल अपने आप आपके दिमाग में याद हो जाएगी, जिससे आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने कितनी मेहनत की। बस हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारा हौसला अफजाई करते रहिए, और मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।